हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं एसके चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पीसी स्टडी पॉइंट पर। और पीसी स्टडी पॉइंट पर आज अपन चर्चा करने वाले हैं क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस। ठोस दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। इन दोनों के बारे में आज अपन चर्चा करने वाले हैं। 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो सॉलिड स्टेट है वो अपन पढ़ रहे थे और आज से अपनी लाइव क्लास स्टार्ट हो रही है। आज लाइव क्लास आज नहीं हो पाई, तो आज तो जो अपडेटेड वीडियो है वो आपको मिल रहा है। कल से प्रयास करेंगे कि आपको लाइव ही पढ़ाया जाएगा। जी हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 2021-22 सेशन के लिए अभी जो बच्चे 11th पास आउट करके आए हैं, ज्यादा से ज्यादा उनके साथ में आप शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़िए हमारे साथ में। जितने ज्यादा बच्चे आप हमारे साथ में जोड़ेंगे, हमें उतनी ही ज्यादा एनर्जी मिलेगी। आपके जो लाइक्स हैं, कमेंट्स हैं और आपके जो शेयर्स हैं, इनसे हमें एक तरह से एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी का उपयोग हम करेंगे आपके लिए और ज्यादा बेटर क्वालिटी के वीडियोज बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय सॉलिड क्या होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्रिस्टलीय ठोस, इनको वास्तविक ठोस भी कहा जाता है। वास्तव में ठोस यही होते हैं, इसलिए इनको अपन कहते हैं वास्तविक ठोस। ये वाले अवास्तविक होते हैं, ये आभासी ठोस कहेंगे इनको। ये किस प्रकार के ठोस होंगे? नकली ठोस यानी आभासी ठोस होंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्रिस्टलीय या वास्तविक ठोस कौन से होते हैं? ऐसा कोई ठोस जिसकी ज्यामिति, अब देखिए ज्यामिति का क्या मतलब है? ज्यामिति का मतलब है, देखिए जैसे कोई भी अपने पास में ठोस पदार्थ है, सॉलिड है, ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, वो किसी न किसी छोटे छोटे पार्टिकल से, परमाणुओं से, अणुओं से या आयनों से मिलकर के तो बना हुआ होता है। और उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, अवयवी कण होते हैं, उन अवयवी कणों की व्यवस्था जो होती है उसको अपन कहेंगे ज्यामिति। जो अवयवी कणों का पैटर्न है, उनकी जो व्यवस्था है, उनको अपन क्या कहते हैं? ज्यामिति कहते हैं। तो जो क्रिस्टलीय ठोस है, इनकी जो ज्यामिति होती है ये निश्चित होती है। ज्यामिति कैसी होती है? निश्चित होती है। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो क्रिस्टलीय ठोस है, उन क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों का पैटर्न, अवयवी कणों की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था का जो पैटर्न है वो नियमित होता है। एक निश्चित पैटर्न होता है, उसी पैटर्न में वो सारे बने हुए रहते हैं। जैसे मान लीजिए अपने पास में ये एक सॉलिड है, ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर होती है इस प्रकार की, षटकोणीय वलय होती है ग्रेफाइट में। तो कंप्लीट जो सॉलिड होगा उसमें आपको इसी प्रकार की षटकोणीय वलय मिलेंगे। आपको इसमें कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं, चाहे पूरे सॉलिड की ज्यामिति का आप निरीक्षण कर सकते हैं। आपको यहां से लेकर के यहां तक और यहां से लेकर के यहां तक, बीच में कहीं पर भी आपको कोई भी चेंज नहीं मिलेगा। पूरी ज्यामिति सेम है। नियमित ज्यामिति वाला ठोस है, तो इसको अपन क्या कहेंगे? क्रिस्टलीय ठोस कहेंगे इससे। तो ये हो गया क्रिस्टलीय ठोस। दूसरे प्रकार के अक्रिस्टलीय या आभासी ठोस। अक्रिस्टलीय या इनको आप बोल सकते हैं आभासी, या फिर ग्रीक भाषा में इनको आप अमोर्फोस, ग्रीक भाषा में हम इनको अमोर्फोस ठोस बोल सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि अक्रिस्टलीय ठोस किसको कहेंगे। जैसा आपने क्रिस्टलीय पढ़ा, उसका अपोजिट हो जाएगा अक्रिस्टलीय, यानी वे ठोस जिनकी ज्यामिति, इस बार आप कहेंगे कि ज्यामिति अनिश्चित होती है। यानी अवयवी कणों का जो पैटर्न होता है वो अनियमित होता है, उसको अपन क्या कहेंगे? अक्रिस्टलीय या आभासी ठोस कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये अपने पास में मान लीजिए कोई ठोस की ज्यामिति है, ठीक है, ये आगे चल करके इस प्रकार की है। देखिए बिल्कुल से आप देख सकते हैं, कहीं पर भी कोई भी समानता इनमें नहीं है। ये देखिए, ये देखिए, इस प्रकार का कोई अपने पास में ठोस है, तो आप देख सकते हैं ठोस की जो ज्यामिति है वो बिल्कुल से भी निश्चित नहीं है, अनिश्चित ज्यामिति वाला ठोस है। तो इसको अपन अक्रिस्टलीय या आभासी ठोस कह सकते हैं। तो ये अपने दो प्रकार के अपन ने ठोस को डिवाइड कर दिया है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। निश्चित ज्यामिति वाले हैं उनको अपन कहेंगे क्रिस्टलीय, और जो अनिश्चित ज्यामिति वाले हैं उनको अपन कहेंगे अक्रिस्टलीय ठोस। जो अक्रिस्टलीय ठोस है, इनको आप अति शीतत द्रव भी बोल सकते हैं। अति शीतत, अब देखिए ऐसा अपन इनको क्यों कहते हैं? अति शीतत द्रव। पहले आप इनके एग्जाम्पल देख लीजिए। अक्रिस्टलीय ठोस में एग्जाम्पल होगा रबड़।
प्राकृतिक और कृत्रिम सभी प्रकार के रबड़, प्लास्टिक जितने भी प्रकार के, प्लास्टिक बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जैसे पॉलीथीन, पॉलीथीन एक प्लास्टिक है, तो आप इसका उदाहरण लिख सकते हैं पॉलीथीन। पॉलीवाइनिल क्लोराइड यानी पीवीसी, पॉलीयूरेथेन, बेकेलाइट, ये सारे प्लास्टिक्स के नाम होते हैं। और इसके अलावा कांच, ये सारे एग्जाम्पल हैं एक्रिस्टलीय ठोस के। बस इतने एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखने हैं, प्लास्टिक, रबड़ और कांच, सभी प्रकार के प्लास्टिक, सभी प्रकार के रबड़ और कांच, ये किस प्रकार के ठोस होते हैं? एक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। बाकी जो बच गए वो सारे कैसे हैं? क्रिस्टलीय ठोस हैं। जैसे जितनी भी धातु बच गई, जिंक धातु है, क्रोमियम धातु है, कॉपर धातु है, सोडियम क्लोराइड है, ग्रेफाइट है, क्वार्ट्ज है, क्वार्ट्ज कहते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड, SiO2 को कहते हैं क्वार्ट्ज। ये सभी क्रिस्टलीय ठोसों के, बाकी के जितने भी बच गए वो सारे कैसे हैं? क्रिस्टलीय ठोसों के एग्जांपल होते हैं, वो सभी क्रिस्टलीय सॉलिड हैं। अब देखिए एक्रिस्टलीय ठोस को अपन अतिशीतल द्रव्य क्यों कहते हैं? क्योंकि एक्रिस्टलीय ठोसों में मोस्टली जो कांच होता है इसमें आंशिक रूप से द्रव्य के समान, जैसा गुण द्रव्य में होता है ठीक वैसा ही द्रव्य के समान बहने का गुण, जैसे द्रव्य को अपन नीचे डालते हैं तो वो बहता है, ठीक उसी प्रकार से कांच में भी बहने का गुण पाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आपने कभी कांच को बहते हुए देखा नहीं, तो देखिए इसके लिए आपको कांच के जो बहने का गुण होता है वो बहुत ही कम होता है, आंशिक यानी बहुत ही कम, धीमी गति से, इतनी स्लो स्पीड से बहता है कि अपन इसको देख नहीं सकते। लेकिन अगर आप किसी कांच को, मान लीजिए ये कोई कांच है और इसको आप अगर इस तरह से खड़ा कर देते हैं तो लगभग 60-70 साल पश्चात, यानी बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, 60-70 या 100 वर्ष के पश्चात अगर आप देखेंगे इसको तो ये बह करके थोड़ा नीचे आ जाएगा। यानी जो बहुत ज्यादा पुरानी जो बिल्डिंग्स है ना, उनकी खिड़कियों में जो कांच लगे हुए होते हैं उनको आप देख सकते हैं, वहां महसूस कर सकते हैं, तो वो कांच बह करके नीचे आ जाएगा। ये कांच फिर आप अगर इसको से देखेंगे यहां से पकड़ के तो ये ऊपर से थोड़ा आपको पतला लगेगा, नीचे से आपको मोटा लगेगा। आप जब इसको पकड़ेंगे तो आपको महसूस होगा कि ये ऊपर से बारीक हो गया, पतला हो गया और नीचे से ये ज्यादा मोटा हो गया। इसका मतलब ये जो कांच था ये बह करके किधर आ गया है? नीचे की तरफ आ गया, इसलिए ऊपर से पतला हो गया और नीचे से मोटा हो गया। इसका कारण ये होता है। तो आंशिक रूप से बहुत ही धीमी गति से बहता है, आंशिक रूप से बहने का गुण पाया जाता है, इसलिए इनको अपन क्या कहते हैं? अतिशीतल द्रव्य कहा जाता है। समझ गए? इसके अलावा एक चीज और है यहां पर आपको ध्यान में रखनी है, जो कांच है, कांच और क्वार्ट्ज इन दोनों में ज्यादा डिफरेंट नहीं होता है, इनकी जो ज्यामितियां हैं वो लगभग सेम ही होती है, थोड़ा इनमें डिफरेंट होता है। इनको आप चाहें तो एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, कांच को कन्वर्ट कर सकते हैं क्वार्ट्ज में। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कांच, कांच का मतलब अक्रिस्टलीय ठोस, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज का मतलब क्रिस्टलीय ठोस में। यानी आप अक्रिस्टलीय ठोस को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्रिस्टलीय में। कैसे कर सकते हैं? इसके लिए आप कांच को गर्म कीजिए, खूब हाई टेम्परेचर पर इसको उच्च ताप पर गर्म कर लीजिए और उसके पश्चात इसको जल्दी से शीघ्रता पूर्वक वापस ठंडा कर दीजिए। खूब गर्म करके और तेजी से इसके टेम्परेचर को वापस लो करेंगे, इसको ठंडा करेंगे, तो जो कांच है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? क्वार्ट्ज में। यानी जो अक्रिस्टलीय ठोस है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? क्रिस्टलीय ठोस में रूपांतरित हो जाएगा। तो अक्रिस्टलीय ठोसों को क्रिस्टलीय ठोस में बदलने का ये एक तरीका है। तो ये होता है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस। दोनों चीजें आपको विद एग्जांपल अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी कि क्रिस्टलीय ठोस कौन सा होता है और अक्रिस्टलीय ठोस कौन सा होता है। फिर भी अगर आपको कोई कहीं पर दिक्कत है, कोई क्यूरी है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपन देखते हैं इन दोनों में अंतर क्या क्या है, इनमें कुछ डिफरेंट, इनमें विभेद कर लेते हैं। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में क्या अंतर है, तो देखिए क्या क्या अंतर है। नंबर 1, जो क्रिस्टलीय ठोस हैं ये वास्तविक ठोस हैं। किस प्रकार के ठोस हैं? वास्तविक ठोस। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस वास्तविक नहीं है, नकली ठोस है, असली नहीं है, यानी आभासी ठोस है। किस प्रकार के ठोस है? आभासी ठोस या अमोर्फोस बोल सकते हैं आप इनको। नंबर 2, जो क्रिस्टलीय ठोस है इनकी ज्यामिति, क्रिस्टलीय ठोसों की ज्यामिति कैसी होती है? निश्चित होती है। क्रिस्टलीय ठोसों की ज्यामिति कैसी होती है? निश्चित। जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों की जो ज्यामिति है वो कैसी होती है? अनिश्चित होती है। डिफरेंट हो गया दोनों, ये इनकी ज्यामिति में डिफरेंट हो गया। आगे चलते हैं, देखिए
नंबर 3 विदलन। विदलन का क्या मतलब है? विदलन का मतलब होता है काटना। तो अपन क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस दोनों को काटेंगे। दोनों को काटने पर अपन ये देखेंगे कि जो क्रिस्टलीय ठोस है इनका नियमित विदलन होता है। जो विदलन होता है वो किस प्रकार का होता है? नियमित। जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में अनियमित विदलन होता है। अब देखिए इसका मतलब क्या है। मतलब ये है कि अगर आप किसी क्रिस्टलीय ठोस को तेज धार वाले औजार से ऐसे काटेंगे, तेज धार वाले औजार से आप क्या करेंगे? क्रिस्टलीय ठोस को काटेंगे। ऐसे काटेंगे तो जो क्रिस्टलीय ठोस है वो कट जाएगा और दो नई सपाट और चिकनी सतहों का निर्माण होगा। जैसे आप लोहे को सरिये को काटा हुआ आपने देखा होगा, तो उसके जो दो ये लोहे का सरिया इसको आपने काट दिया, तो ये वाली जो सरफेस आप देखेंगे, जो नई सरफेस बनी एकदम से सपाट और चिकनी सतह का निर्माण हो जाएगा। जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में ऐसा नहीं होता है, वो टेढ़े मेढ़े जिग जैग कटते हैं हमेशा, यानी उनका जो विदलन है वो कैसा होता है? अनियमित होता है। नेक्स्ट अगला एग्जांपल देखिए। अगला आप बता सकते हैं गलनांक और गलन उष्मा से संबंधित। जी हाँ, गलनांक और गलन उष्मा दोनों अलग अलग होंगे। गलनांक, पहले गलनांक की बात कर लेते हैं। क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, इनका गलनांक निश्चित होता है, फिक्स होता है। क्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक निश्चित होता है, अर्थात एक निश्चित ताप पर ये पिघल जाते हैं, द्रवित हो जाते हैं। जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक अनिश्चित होता है। इनको गर्म करने पर एक निश्चित टेम्परेचर पर ये पहले नरम पड़ने लग जाते हैं। जैसे आपने प्लास्टिक या रबड़ को गर्म करके देखा होगा, तो प्लास्टिक या रबड़ को गर्म करने पर अपन देखते हैं कि पहले वो धीरे धीरे नरम पड़ने लग जाते हैं और उनको आप किसी सांचे में डाल करके दूसरा आकार भी प्रदान कर सकते हैं। जबकि क्रिस्टलीय में ऐसा नहीं होता है, वो नरम नहीं पड़ते हैं, बल्कि डायरेक्ट वो द्रवित हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। तो ये अंतर हो गया क्रिस्टलीय में और अक्रिस्टलीय में। जो क्रिस्टलीय ठोस है इसकी गलन उष्मा क्रिस्टलीय ठोसों की निश्चित होती है, अक्रिस्टलीय ठोसों की अनिश्चित होती है। क्रिस्टलीय ठोसों की गलन उष्मा निश्चित है, अक्रिस्टलीय ठोसों की गलन उष्मा अनिश्चित होती है। गलन उष्मा क्या होती है? अगर आप नहीं जानते हैं तो ये भी समझ लीजिए कि गलन उष्मा क्या होती है। जैसे मान लीजिए आपके पास में बर्फ ठोस, आप मान लीजिए इसको गर्म कर रहे हैं, इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है धीरे धीरे। मान लीजिए इसका टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस था, -10 से धीरे धीरे बढ़ेगा, -9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, -1 पर आकर के फिर 0 डिग्री पर आ गया। ये इसका गलनांक हो गया। अब इसका टेम्परेचर बढ़ने से रुक जाएगा एक बार। आप हालांकि इसको गर्म तो कर रहे हैं लगातार, यानी ऊर्जा तो दे रहे हैं, लेकिन इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा और ये बर्फ है ये धीरे धीरे द्रवित होने लग जाएगी, यानी पानी में बदलने लग जाएगी। और जब तक ये पूरी बर्फ द्रवित नहीं हो जाती है तब तक इसका टेम्परेचर इतना ही रहेगा, चाहे आप इसको कितना ही गर्म कर दो। तो बर्फ जब तक द्रवित हो रही है तब तक आप उसको उष्मा तो दे रहे हैं ना, गर्म कर रहे हैं ना, लेकिन उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। तो ये जो आप इसको उष्मा दे रहे हैं, इस उष्मा को अपन कहते हैं गलन उष्मा, यानी किसी निश्चित ताप पर ठोस को द्रवित में करने के लिए जो उष्मा चाहिए उसको गलन उष्मा कहा जाता है। और ये जो गलन उष्मा है क्रिस्टलीय ठोसों के लिए निश्चित होती है। जैसे बर्फ को जल में कन्वर्ट करने के लिए जो गलन उष्मा 6 किलो जूल प्रति मोल। अगर आपके पास में 1 मोल बर्फ है तो उसको 0 डिग्री ताप पर आपको 6 किलो जूल एनर्जी देनी पड़ेगी, तो वो द्रवित हो जाएगी। अक्रिस्टलीय ठोसों में इस तरह के कोई फिक्स मान नहीं होते, यानी गलन उष्मा है वो निश्चित नहीं होती। नेक्स्ट अगला अंतर देखते हैं, 1-2 अंतर और है। वीडियो का अंत तक जरूर देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए, बस छोटा सा और बचा है थोड़ा सा। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस हैं, दोनों कंप्लीट होने वाले हैं। एक गुण है समदेशिक और विषमदेशिक, और एक है लघुपरासी और दीर्घपरासी व्यवस्था। इन दोनों को आप थोड़ा सा अच्छे से समझिए। पहले देखिए क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं इनमें दीर्घपरासी व्यवस्था होती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में लघुपरासी व्यवस्था होती है। देखो इसका क्या मतलब होता है, दीर्घ यानी बड़ा, लघु यानी छोटा। ये अपने पास में मान लीजिए कोई ठोस है, ठीक है, ये मान लीजिए कोई अक्रिस्टलीय ठोस भी है। अब अपन जानते हैं कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनकी तो कंप्लीट पूरा जो ठोस है उसकी ज्यामिति निश्चित होगी, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति है वो निश्चित नहीं होती है, अलग अलग होती है, पैटर्न बदलता रहता है। तो इसकी कंप्लीट अगर ज्यामिति निश्चित है तो इसमें मान लीजिए आप इस ठोस में यहां पर उपस्थित है, फिर आप यहां से इधर गए, फिर इधर गए,
फिर इधर गए, फिर इधर गए। आपने पूरे ठोस का भ्रमण किया, तो आपको बताना यह है कि भ्रमण के दौरान इनके अवयवी कणों की जो व्यवस्था है वो आपको पूरे ठोस में समान ही मिलेगी या बीच में चेंज मिलेगी। तो आप कहेंगे कि पूरे ठोस में समान ही मिलेगी क्योंकि इनकी तो ज्यामिति निश्चित है, और उसी को अपन कहते हैं दीर्घपरासी व्यवस्था। तो अब आप इसको परिभाषित कर सकते हैं, दीर्घपरासी व्यवस्था क्या होती है। इन दोनों के आपको परिभाषाएं ध्यान में रखनी है, दीर्घपरासी और लघुपरासी। तो दीर्घपरासी व्यवस्था वो होती है यदि किसी ठोस के संपूर्ण क्रिस्टल में यदि अवयवी कणों की व्यवस्था समान होती है, अवयवी कणों का पैटर्न नियमित होता है, तो उसे दीर्घपरासी व्यवस्था कहते हैं। और अब आप लघुपरासी को भी परिभाषित कर सकते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस में आप ये देखेंगे जैसे यहां से यहां गए तो अवयवी कणों की व्यवस्था बदल गई, चेंज हो गई यहां पर, फिर इधर आ गए तो फिर से अवयवी कणों की व्यवस्था चेंज हो गई। तो आप ये कहेंगे कि यदि किसी ठोस में अवयवी कणों का जो पैटर्न है या अवयवी कणों की जो व्यवस्था है कुछ दूरी के पश्चात यदि परिवर्तित हो जाए, यहां पर कंप्लीट सेम ही रहती है, यहां पर थोड़ी सी दूर चलते ही जो व्यवस्था है वो परिवर्तित हो जाती है, तो उसे अपन लघुपरासी व्यवस्था कहते हैं। यानी कुछ दूर चलते ही जो अवयवी कणों की जो व्यवस्था है वो क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, चेंज हो जाती है, तो उसको अपन कहते हैं लघुपरासी व्यवस्था। उसके बाद में देखिए एक दो नए वर्ड और आएंगे अपने, विषम देशिकता और एक आएगा समदेशिकता। ये भी आप देखिए, इनको नाम से समझने का प्रयास कीजिए, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे। क्रिस्टलीय विषमदेशिक होते हैं, अक्रिस्टलीय समदेशिक होते हैं। इसका देखिए क्या मतलब हो, जैसे ये मान लीजिए अपने पास में कोई सॉलिड है, ठोस पदार्थ है, ठीक है। इस ठोस पदार्थ में मान लीजिए मैं यहां पर उपस्थित हूं, मैं यहां से मान लीजिए इधर गया, फिर मान लीजिए यहां पर आया और फिर मैं यहां पर आ गया। ये कुछ पॉइंट्स हैं और यहां पर मैं इस ठोस के कुछ भौतिक गुणों का मापन, जैसे मान लो मैं इसके घनत्व को माप रहा हूं या इसका पैरावैद्युतांक माप रहा हूं, तो मान लीजिए सभी जगहों पर जो भौतिक गुण है वो समान है। भौतिक गुण कैसे हैं, समान, तो समान से बन गया समदेशिक। सम यानी समान, देशिक यानी दिशाएं, सभी दिशाओं में जो गुण है वो समान है। गुण यहां पर भी समान है, उधर भी सेम है, इधर भी सेम है, इधर भी सेम है, यानी सभी दिशाओं में गुण कैसे आ रहे हैं, समान आ रहे हैं। नाम से पता ध्यान रह जाएगा ना, समदेशिकता ध्यान रखना है। यदि किसी ठोस में भौतिक गुणों के मान, भौतिक गुणों के मान सभी दिशाओं में समान होते हैं, सभी दिशाओं में कैसे होते हैं, समान होते हैं, तो उसको अपन क्या कहते हैं, समदेशिकता। और यह गुण अक्रिस्टलीय ठोसों में पाया जाता है। अब आप विषमदेशिकता को भी परिभाषित कर सकते हैं। यदि किसी ठोस में भौतिक गुणों के मान सभी दिशाओं में, देशिकता यानी दिशाओं में, सभी दिशाओं में भौतिक गुणों के मान सभी दिशाओं में विषम होते हैं यानी समान नहीं होते, तो उसे अपन विषमदेशिकता का कहते हैं। और ये विषमदेशिकता क्रिस्टलीय ठोसों में पाई जाती है। तो ये आपको कुछ नए वर्ड आए हैं, इनको ध्यान में रखना है। दीर्घपरासी, दीर्घ यानी लंबी दूरी तक जो व्यवस्था है वो समान रहेगी, पूरे ठोस में व्यवस्था समान रहती है, उसको अपन दीर्घपरासी कहेंगे। लघुपरासी, लघु यानी थोड़ी सी दूर जाते ही व्यवस्था बदल जाएगी, तो उसको अपन कहेंगे लघुपरासी व्यवस्था। समदेशिकता, भौतिक गुणों के मान सभी दिशाओं में सम यानी समान होते हैं। विषमदेशिकता, भौतिक गुणों के मान सभी दिशाओं में विषम यानी असमान, विषम भिन्न भिन्न होते हैं, उसे विषमदेशिकता कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का अपना वीडियो, जिसमें अपन ने पढ़ा है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन जो सॉलिड्स होते हैं उनमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं। और अब आगे का अपना जो चैप्टर है उसमें अपन केवल पढ़ने वाले हैं क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में। अक्रिस्टलीय ठोसों को अपन यहीं पर छोड़ देंगे क्योंकि ये आभासी ठोस है। वास्तविक जो ठोस है वो कौन है, अपना क्रिस्टलीय ठोस है। तो आगे के चैप्टर में अपन केवल क्रिस्टलीय ठोस के बारे में ही पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो अपना कल का जो वीडियो होगा, कल की जो क्लास होगी, प्रयास करेंगे लाइव आने का, उसमें अपन लाइव क्लास में पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में। क्रिस्टलीय ठोस का अपन फिर से क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, इसका वर्गीकरण करेंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा है, इसमें से कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको समझ में नहीं आए हैं, वो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताइएगा। वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर
करके और हमें सपोर्ट कीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।